ये कंपनी 35% से ग्रो कर सकती है, पर इसकी पीई रेशो है 43 के आसपास की। तो क्या ये वैल्यूएशन सेंस बनाती है? इस क्वार्टर में इसका पैट 86% से ग्रो हुआ है, तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? अगर तुम इसका चार्ट देखो तो ये स्टॉक पिछले 6 महीने में डबल से ज्यादा हो गया। तो मार्केट इस स्टॉक में देख क्या रहा है? तो आज इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉल की बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो केएसएच इंटरनेशनल क्या करता है कि ये कॉपर की वायर्स बनाते हैं और कंडक्टर्स बनाते हैं, और फिर ये वायर्स और कंडक्टर्स अलग अलग जगह पे यूज होती है, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर हो गए, डेटा सेंटर हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर्स हो गई या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हो गए। अब इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है सीटीसी, यानी कि कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर। तुम ये समझो कि एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर होता है जो ये कंपनी बनाती है, और इनका मेजर रेवेन्यू आज भी सीटीसी से ही आता है। और जो ये सीटीसी बनाते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर में लगता है, तो इनकी एंड यूजर इंडस्ट्री हो गई ट्रांसफार्मर वाली इंडस्ट्री। और ये तो तुम्हें पता है कि टीएनडी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो केएसएच इंटरनेशनल एक B2B कंपनी है जो कॉपर वायर को यूज करके अलग अलग कंडक्टर बनाती है और उसके बाद उन कंडक्टर्स को अलग अलग क्लाइंट्स को सेल कर देती है। अब इनके क्लाइंट्स की लिस्ट तुम खुद देख लो, भेल, जीई वर्नोवा, सीमेंस, ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं। और बेसिकली ये अलग अलग एंड यूजर इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, जैसे कि ईवी हो गई, रेफ्रिजरेशन हो गई, डेटा सेंटर हो गए, रेलवे हो गई या पावर ट्रांसफार्मर हो गए। मतलब ये डाइवर्सिफाइड है। तो अगर किसी एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा तो इन पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि तुम ये समझो कि जब भी पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है ना, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं, और ये कंपनी कंडक्टर बनाती है जो कि ट्रांसफार्मर में लगते हैं। ठीक है, तो चाहे अगर तुम रिन्यूएबल एनर्जी लगाओ तो उसमें भी तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए, अगर तुम डेटा सेंटर लगाओ तब भी तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए। तो मतलब इस कंपनी की डिमांड तो बहुत अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड। अब बेसिकली ये दो टाइप की वायर बनाते हैं, एक तो स्पेशलाइज्ड वायर बनाते हैं और दूसरा स्टैंडर्ड वायर बनाते हैं। देखो, स्पेशलाइज्ड वायर बनाना स्टैंडर्ड वायर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके लिए तुम्हें स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स चाहिए होते हैं जो इस कंपनी के पास है, जिस वजह से जो इस कंपनी का मार्जिन है ना, वो स्पेशलाइज्ड वायर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वायर। और जो इनकी स्पेशलाइज्ड वायर है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में यूज होती है, जैसे कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो गए। और इनका ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू इस स्पेशलाइज्ड वायर से ही आया, मतलब इनके हाई मार्जिन वाले सेगमेंट से ही आया है। और बेसिकली इस कंपनी में मार्जिन को जज करने के लिए हम मार्जिन नहीं देखते, हम एबिटा पर टन देखेंगे, और इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। अब जो इनका 25% रेवेन्यू है वो इनका स्टैंडर्ड वायर से आया है, जो बेसिकली जनरल इक्विपमेंट्स हो गए ना, जैसे कि मोटर हो गई, उसमें लगती है। तो इस स्टैंडर्ड वायर वाले सेगमेंट में ना इनका एबिटा पर टन कम होता है एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड वायर। मतलब जो स्पेशलाइज्ड वायर वाला सेगमेंट है ना, उसमें इनका एबिटा पर टन 3 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वायर। ठीक है, तो ये हो गई इनकी दो प्रोडक्ट कैटेगरी, एक तो है स्पेशलाइज्ड वायर और दूसरी है स्टैंडर्ड वायर। अब ये समझो कि इनका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। तो होता क्या है कि ये कॉपर से कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, और कॉपर है कमोडिटी, तो मतलब कॉपर के प्राइसेस ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी तो बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि ये कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन से अपने आप को कैसे बचाते हैं। इनका बिजनेस मॉडल है मेक टू ऑर्डर का मॉडल, यानी कि जब भी इनका कस्टमर इनको ऑर्डर देगा कि हमें कंडक्टर बना के दे दो, उस टाइम पे जो भी कॉपर का रेट चल रहा होगा ये उसी पे कॉपर को प्रोक्योर कर लेंगे और अपने कस्टमर से उसी रेट पे कॉपर को चार्ज कर लेंगे। तो बेसिकली कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन से इनको इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे जो भी कॉपर का रेट होगा उसी पे ये अपने कस्टमर को चार्ज करेंगे और उसी रेट पे पीछे से कॉपर को प्रोक्योर करेंगे। तो चाहे कॉपर का रेट बढ़ा हुआ हो या कम हो, वो कॉपर का रेट या एज इट इज अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि जब इनका कस्टमर इनको ऑर्डर देता है ना कि हमें इतना कंडक्टर बना के दो, उसके बाद ये उस ऑर्डर के लिए कॉपर खरीदते हैं, और बेसिकली जितने भी रेट पे ये कॉपर खरीदते हैं उसी रेट पे अपने कस्टमर के साथ डील कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब कॉपर का प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, तो इसी वजह से तुम इस कंपनी में सेल्स और एबिटा मार्जिन नहीं देख सकते। अभी समझाता हूँ कैसे। तो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तुम ये चीज तो समझ गए कि इस कंपनी की सेल्स बनती कैसे है। इनकी सेल्स बनती है कि उस टाइम पे जो भी कॉपर का प्राइस है वो तो ये एज इट इज कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। और सपोज इनके कस्टमर ने कहा कि तुम हमें 1 टन कॉपर का कंडक्टर बना के दे दो, तो उस 1 टन कॉपर का कंडक्टर बनाने के लिए इनको जो भी वैल्यू एडिशन चार्ज करना होता है अपने कस्टमर से, वो ये चार्ज कर लेते हैं। तो जो इनकी सेल्स का फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया कि उस टाइम पे जो भी कॉपर का प्राइस है वो प्लस 1 टन कॉपर की वायर या कंडक्टर बनाने के लिए इनको जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करना है वो ये ऐड कर देते हैं। तो ये हो गई इनकी सेल्स। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन से इनकी सेल्स और इनका एबिटा मार्जिन बदल जाता है। तो अब इसके लिए मैं 3 केसेस लेके तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले वाले केस में समझो कि कॉपर का प्राइस है 800 रुपीज पर टन, दूसरे केस में कॉपर का प्राइस है 900 रुपीज पर टन, और तीसरे केस में कॉपर का प्राइस है 1100 रुपीज पर टन। ठीक है, और तीनों केस में इनके कस्टमर ने क्या बोला कि तुम हमें 1 टन कॉपर का कंडक्टर बना के दे दो। तो इन तीनों केस में इनकी सेल्स और इनका एबिटा मार्जिन अलग आएगा, जबकि ये अपने कस्टमर को 1 टन कॉपर का ही कंडक्टर बना के दे रहे हैं। यानी कि जो ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर का कंडक्टर बना के अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, लेकिन फिर भी तीनों केस में इनकी सेल्स का और इनके एबिटा मार्जिन का नंबर अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले ये अज्यूम करो कि कॉपर का प्राइस 900 रुपीज पर टन है, तो उस समय इनकी सेल्स कितनी होगी? इनकी सेल्स होगी जो भी उस टाइम पे 1 टन कॉपर का प्राइस है, जो कि इस केस में 900 है, क्योंकि वो ये एज इट इज अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो इनकी सेल्स होगी 1 टन कॉपर का प्राइस यानी 900
प्लस 1 टन कॉपर से कंडक्टर बनाने के लिए सपोज ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अपना वैल्यू एड, तो इनकी सेल्स हो जाएगी 900 प्लस 100 यानी कि 1000 रुपीज की। लेकिन अब तुम ये एज्यूम करो कि कॉपर का प्राइस 800 रुपीज पर टन है और इनको 1 टन का ही कंडक्टर बना के अपने कस्टमर को बेचना है, तो अब इस केस में इनकी सेल्स कितनी होगी? इनकी सेल्स होगी उस समय जो भी कॉपर का 1 टन का प्राइस है यानी कि जो 800 रुपीज है जो ये कस्टमर को एज इट इज पास ऑन कर देंगे, प्लस 1 टन कॉपर का कंडक्टर बनाने के लिए ये अपने 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इनकी सेल्स हो जाएगी 800 प्लस 100 यानी कि 900 रुपीज की सेल हो जाएगी जब ये 1 टन कॉपर बना के अपने कस्टमर को बेचेंगे और जब कॉपर का प्राइस 800 रुपीज पर टन होगा। तो तुम देख रहे हो कि ऑल्दो केस 1 में भी और केस 2 में भी इन्होंने 1 टन कॉपर का ही कंडक्टर बना के अपने कस्टमर को सप्लाई किया, पर केस 1 में इनकी सेल्स कितनी थी 1000 रुपीज की और केस 2 में इनकी सेल्स थी 900 रुपीज की, क्योंकि कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन हो गई जिस वजह से इनकी सेल्स का नंबर बदल गया। पर दोनों ही केस में इन्होंने 1 टन कॉपर बना के ही अपने कस्टमर को सप्लाई किया। अब इसका उल्टा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि कॉपर के रेट बढ़ गए और 1 टन कॉपर का प्राइस 1100 रुपए पर टन है, ठीक है। तो अब इस केस में इनकी सेल्स कितनी होगी? इनकी सेल्स होगी जो भी उस समय कॉपर का प्राइस है यानी कि 1100 रुपए जो एक कस्टमर को एज इट इज पास ऑन करेंगे, प्लस 1 टन कॉपर से वायर बनाने का ये अपना 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इनकी सेल्स हो जाएगी 1200 रुपए की, ठीक है। तो एक चीज देखो, तीनों केस में यानी केस 1, केस 2 और केस 3 जब कॉपर का प्राइस 900 था, 800 था और 1100 था, तीनों केस में इन्होंने अपने कस्टमर को 1 टन कॉपर से ही वायर बना के सप्लाई करी, लेकिन तीनों केस में इनके सेल्स का नंबर अलग अलग है क्योंकि कॉपर का प्राइस फ्लक्चुएट कर गया। मतलब जब जब भी कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी सेल्स का नंबर आर्टिफिशियली बढ़ जाएगा और जब जब भी कॉपर का प्राइस कम होगा तो इनकी सेल्स का नंबर आर्टिफिशियली कम हो जाएगा। पर जो ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर से कंडक्टर बना के अपने कस्टमर को बेचते हैं ना, वो वॉल्यूम सेम रहेगी। तो कॉपर के प्राइस बढ़ने से इनकी सेल्स का नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर जितनी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये अपने कस्टमर को बना के बेचते हैं वो सेम रहेगी। तो इसीलिए इस कंपनी में हम सेल्स ग्रोथ का रेट को ट्रैक नहीं करेंगे, हम इनकी वॉल्यूम ग्रोथ को देखेंगे कि क्या इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अपनी वॉल्यूम ग्रो करी है या नहीं करी है। दूसरी बात, इस कंपनी में तुम एबिटा मार्जिन भी नहीं देख सकते। वापस से वही तीनों केस पकड़ते हैं जिसमें एक में कॉपर का रेट 800 है, दूसरे में कॉपर का रेट 900 है और तीसरे में कॉपर का रेट 1100 रुपए पर टन है, ठीक है। अब सपोज 1 टन कॉपर बेच के इस कंपनी का एबिटा बनता है 60 रुपए का और तीनों केस में इन्होंने 1 टन कॉपर की वायर बना के बेची है। लेकिन पहले वाले केस में जब 800 रुपए कॉपर का प्राइस था तब इनकी सेल थी 900 रुपए की, दूसरे वाले केस में जब 900 रुपए कॉपर का प्राइस था तब इनकी सेल थी 1000 रुपए की और तीसरे वाले केस में जब 1100 रुपए कॉपर का प्राइस था तब इनकी सेल थी 1200 रुपए की। जबकि इनका एबिटा पर टन तो सेम ही है, 1 टन कॉपर बेच के सपोज इनको 60 रुपए बनता है, तो तीनों केस में इन्होंने 1 टन कॉपर की ही वायर बना के अपने कस्टमर को बेची है, तो तीनों केस में इनका 60 रुपए का ये एबिटा बनेगा। पर जो इनकी सेल्स का नंबर है वो तो चेंज हो गया कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से, यानी कि जब जब भी कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी सेल्स का नंबर आर्टिफिशियली बढ़ जाएगा और जब जब भी कॉपर का प्राइस कम होगा तो इनकी सेल्स का नंबर आर्टिफिशियली कम हो जाएगा। तो जो इनका एबिटा मार्जिन है वो तीनों केस में अलग अलग आएगा। समझ रहे हो तुम कि क्योंकि सेल्स का नंबर कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से अलग अलग आ रहा है तीनों केस में, तो इसका एबिटा मार्जिन तीनों केस में अलग अलग आएगा। जबकि 1 टन कॉपर की वायर बना के जब ये अपने कस्टमर को बेचते हैं तो तीनों केस में इन्होंने 60 रुपए का ये एबिटा बनाया है, लेकिन इनका एबिटा पर टन सेम रहेगा। मतलब 1 टन कॉपर की वायर जब अपने कस्टमर को बना के बेचते हैं तो उस पे इनका एबिटा जो बनता है ना वो इनका सेम रहेगा। तो एक बात समझो, कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से इनकी सेल्स का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर बना के अपने कस्टमर को बेचते हैं वो सेम रहेगी। और दूसरा, इनका एबिटा मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एबिटा पर टन यानी कि 1 टन कॉपर बेच के कितना एबिटा बनाते हैं वो सेम रहेगा। इसीलिए इस कंपनी के एनालिसिस में हम इसकी सेल्स का नंबर कंपेयर नहीं करेंगे, ना ही इसका एबिटा मार्जिन देखेंगे, हम उसकी जगह वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी ने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कॉपर बना के बेची या कम वॉल्यूम ऑफ कॉपर बना के बेची। और दूसरी चीज, हम इनका एबिटा मार्जिन भी नहीं देखेंगे, उसकी जगह हम ये देखेंगे कि इनका एबिटा पर टन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड पूरी एनालिसिस में जो भी इनके रिजल्ट्स की मैं एनालिसिस करूंगा, मैं उसमें यही दो चीजें कंपेयर करूंगा, पहली इनकी वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा इनका एबिटा पर टन में कितनी ग्रोथ आई है। क्योंकि इनकी सेल्स का नंबर कंपेयर करना यूजलेस है क्योंकि वो कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर नीचे होता है, और इनका एबिटा मार्जिन कंपेयर करना भी यूजलेस है क्योंकि वो भी कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ वेरी करता है। अब यही चीज इन्होंने थ्योरी बना के भी लिखी हुई है कि जब जब भी कॉपर के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारा रेवेन्यू है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा एबिटा मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जितना वॉल्यूम ऑफ कॉपर हम अपने कस्टमर को बेचते हैं वो सेम रहता है और दूसरा हमारा एबिटा पर टन सेम रहता है। और जब कॉपर के प्राइस डिक्रीज होंगे तो इनकी सेल्स का नंबर आर्टिफिशियली डिक्रीज हो जाएगा और इनका एबिटा मार्जिन का नंबर आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो ये वॉल्यूम बेचते हैं कॉपर की वो सेम रहेगा और इनका एबिटा पर टन सेम रहेगा। तो इस बात की मेन कंक्लूजन ये है कि इस कंपनी के एनालिसिस में हम इनकी सेल्स ग्रोथ और इनका एबिटा मार्जिन चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉपर की प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर नीचे होता है। हम इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी ने कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ कॉपर बना के अपने कस्टमर को सप्लाई करी है। और दूसरा, हम इसकी एबिटा पर टन की ग्रोथ देखेंगे कि यानी कि 1 टन कॉपर की वायर बना के अपने कस्टमर को बेचने पे इनको कितना एक्स्ट्रा एबिटा मिला है, ठीक है। क्योंकि कॉपर की प्राइस की मूवमेंट से इनकी सेल्स बदल सकती है, इनका एबिटा मार्जिन बदल सकता है, लेकिन जो ये वॉल्यूम बेच रहे हैं अपने कस्टमर को वो सेम रहेगी और इनका एबिटा पर टन सेम रहेगा। और आगे पूरी एनालिसिस में हम इसी चीज को कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे भी या क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे भी। अब चलते हैं इसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स पे। और ये बात
मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि इस कंपनी में हम सेल्स ग्रोथ और एबिटा मार्जिन नहीं देखेंगे, उसकी बजाय हम एबिटा पर टन की ग्रोथ देखेंगे और वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे कि इन्होंने कितने एक्स्ट्रा वॉल्यूम बना के अपने कस्टमर्स को सप्लाई की है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने ये गाइड कर रखा था कि इस साल वो अपनी वॉल्यूम को मिनिमम 21% से ग्रो करेंगे, और अगर तुम इनका Q1 FY27 का रिजल्ट देखो तो इन्होंने अपनी वॉल्यूम को 30% से ग्रो किया है, मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को ओवर अचीव किया है उस बेसिस पे। बेसिकली इसका ये मतलब है कि इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 30% ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर की वायर बना के अपने कस्टमर को बेची है, जो कि अच्छी बात है। और अब बेसिकली मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और वॉलेट शेयर गेन करेंगे, मतलब उनको और सेल्स बढ़ाएंगे, जिस वजह से भी गोइंग फॉरवर्ड ये अपनी सेल्स इंक्रीज कर पाएंगे। अब देखते हैं इनकी एबिटा पर टन की ग्रोथ। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने ये गाइड कर रखा था कि इस साल इनका एबिटा पर टन होगा 67 से 75,000 के बीच में, और इनका एबिटा पर टन 93,000 के आसपास आया है, मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है उस बेसिस पे भी। तो बेसिकली अगर तुम ईयर ऑन ईयर के लेवल पे देखो तो इन्होंने अपने एबिटा पर टन को 40% से ग्रो किया है। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनकी स्पेशलाइज्ड वायर होती है उसमें इनका एबिटा पर टन 3x ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वायर। तो बेसिकली इस क्वार्टर में हुआ क्या है कि इन्होंने अपनी स्पेशलाइज्ड वायर वाले सेगमेंट को तो बहुत हाई पेस पे ग्रो किया है, मतलब 113% से उसका रेवेन्यू ग्रो किया है, और अपने स्टैंडर्ड वायर वाले सेगमेंट को 83% से ग्रो किया है, मतलब इन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड वायर वाले सेगमेंट को ज्यादा रेट पे ग्रो किया है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वायर वाला सेगमेंट, जिसकी वजह से इनका एबिटा पर टन इंक्रीज हो गया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट कह रही है कि जो ये एबिटा पर टन इनका Q1 में इंक्रीज हुआ है ना, गोइंग फॉरवर्ड ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब जो इनका H2 है उसमें ये क्या करेंगे, ज्यादा स्टैंडर्ड वायर बेचेंगे एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड वायर, और स्टैंडर्ड वायर में इनका एबिटा पर टन कम होता है एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड वायर। तो मतलब जो गोइंग फॉरवर्ड H2 है ना, उसमें इनका ये एबिटा पर टन सस्टेनेबल नहीं है जो इनका अभी आया है। अभी Q1 में इनका एबिटा पर टन 93,000 के आसपास इसलिए आ गया क्योंकि Q1 में इन्होंने स्पेशलाइज्ड वायर बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल कर दी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि H2 में अपनी स्टैंडर्ड वायर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा देंगे। तो जो ये एबिटा पर टन तुम्हें दिख रहा है ना इतना हाई, ये सस्टेनेबल नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि इस साल ये 75,000 का एबिटा पर टन मेंटेन करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में इनकी गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, इनका जो एक्सपोर्ट है ना उसमें इनका एबिटा पर टन ज्यादा होता है, और इन्होंने अपने एक्सपोर्ट का रिवेन्यू भी बढ़ाया है, और मेनली इनका एक्सपोर्ट में स्पेशलाइज्ड वायर ही जाती है, ठीक है, जिस वजह से इनका एबिटा पर टन इंक्रीज हुआ है। और तीसरी चीज, जो ये INR डेप्रिशिएट कर रहा है ना, हमारा रूपी वीक हो रहा है, इसकी वजह से भी इनका एबिटा पर टन इंक्रीज होता है, क्योंकि ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड वायर एक्सपोर्ट ही करते हैं मेनली। तो जब INR डेप्रिशिएट करता है तो उससे भी इनका एबिटा पर टन इंक्रीज होता है। दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड जो ये सुपर कैपेसिटी बना रहे हैं वो भी लाइव हो जाएगी, जिस वजह से इनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो जो इनका एबिटा पर टन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब बेसिकली 93,000 के लेवल पे तो नहीं रहेगा। अब अगर तुम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो वो तो ईयर ऑन ईयर के लेवल पे 86% से ग्रो हुआ है, जबकि मैनेजमेंट ने 30% की पैट ग्रोथ गाइड कर रखी थी और उन्होंने 86% से ग्रो की है। तो मतलब इस पे भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है अपनी गाइडेंस को, और ये इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि इन्होंने ज्यादा स्पेशलाइज्ड वायर बेच दी, जिसकी वजह से इनका एबिटा पर टन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। और ये पैट ग्रोथ यानी 86% की पैट ग्रोथ भी गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी ने अपनी एबिटा पर टन की गाइडेंस दे रखी है 75,000 की। अब अगर तुम इनका एक्सपोर्ट का रिवेन्यू देखो तो वो 83% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और इनके एक्सपोर्ट के रिवेन्यू में इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं, मतलब इनका एबिटा पर टन ज्यादा होता है। तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब देखो, एक बात समझो कि जो भी ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, जो ये गाइडेंस देती है कि हम 40% से ग्रो करेंगे या 60% से ग्रो करेंगे, उन कंपनीज को हमें हर 3-3 महीने में लगातार ट्रैक करना पड़ता है। मतलब अगर कंपनी ने ये बोला कि मैं 50% से ग्रो करूंगी और उसके रिजल्ट में उसने 20-25% से ग्रो किया ना, या 40% से भी ग्रो किया, मतलब अपनी गाइडेंस से कम ग्रो किया, तो उसका स्टॉक 2 दिन में 20 से 30% भी गिर सकता है। तो ऐसी कंपनीज को हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है कि क्या जो कंपनी ने कहा है वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही। और इस चैनल पे उन सारी कंपनीज को जो मैं कवर करता हूँ उनकी ट्रैकिंग में कंटिन्यू रखूंगा। तो अगर तुम KSH इंटरनेशनल की वीडियो भी देख रहे हो ना, तो 3 महीने बाद जब इसका रिजल्ट दोबारा आएगा तो इसको ट्रैक करना पड़ेगा, और इसकी वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा। तो अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल और इसकी कैश फ्लो की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो Q1 FY27 में इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल को 5 डेज से इंप्रूव कर दिया। तो बेसिकली अब इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 60 डेज की है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 71 डेज की थी, जिसमें 5 डेज तो इन्होंने Q4 FY26 में इंप्रूव कर दिए थे और 5 डेज अब इंप्रूव कर दिए। तो इनकी टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल 10 डेज से इंप्रूव हो गई है। तो मतलब ये तो अच्छी बात है। और जो इनके पेबल डेज है वो 5 डेज से इंप्रूव हुए हैं, और जो इनके रिसीवेबल डेज है वो 2 डेज से इंप्रूव हुए हैं। और मतलब कंपनी यही ट्राई कर रही है कि ये गोइंग फॉरवर्ड अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को और इंप्रूव कर पाए। और इनके जो इन्वेंट्री डेज है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब वो फ्लैट ही है। और बेसिकली मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि मतलब गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद, मल्टी क्वार्टर के बाद, ये अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव करके 30 से 35 डेज के अराउंड ले आए। पर इसको करने में इनको काफी सारे क्वार्टर्स लगेंगे अभी। और अभी तो ये कंपनी कैश फ्लो के लेवल पे नेगेटिव है, मतलब बेसिकली ये बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रही है ना, तो कैश
कैश फ्लो के लेवल पे नेगेटिव है, और मतलब इतनी हाई पेस पे जब तुम ग्रो करते हो ना तो कैश फ्लो नेगेटिव होना इतना कंसर्न का साइन नहीं होता। पर गोइंग फॉरवर्ड ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर दे। और बेसिकली नेगेटिव कैश फ्लो भी इतना कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना, तो ये अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रही है। और जब भी तुम अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते हो तब नेगेटिव कैश फ्लो एक्सेप्टेबल होता है। और जैसे जैसे इनके बिजनेस का टर्नओवर इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे इनको और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उसके लिए ये बैंक से पैसा बोरो भी करेंगे, जिसकी वजह से इनकी बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। मतलब इस कंपनी पे इंटरेस्ट इंक्रीज होगा गोइंग फॉरवर्ड। अब वर्किंग कैपिटल के लिए अगर तुम्हें पैसा उठाना भी पड़ रहा है ना, तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या अपनी सेल्स का ग्रोथ का रेट मेंटेन कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि जब तक तुम अपनी सेल्स का ग्रोथ का रेट मेंटेन कर पा रहे हो ना, तब तक तो तुम वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन भी उठाओगे तो वो भी तुम केटर ऑफ कर लोगे, मतलब उसकी भी टेक केयर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी सेल्स का ग्रोथ का रेट कम हो गया तो ये चीज बैकफायर कर जाएगी। तो लगातार हर 3-3 महीने में ये ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी अपनी सेल्स को हाई पेस पे ग्रो कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही। तो अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 3 महीने बाद जब मैं इसकी दोबारा वीडियो डालूं ना एनालिसिस करके, तब तुमसे वो मिस ना हो जाए। और उसी के हिसाब से तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करने पड़ेंगे। और जो इनका एक्सपोर्ट का रिवेन्यू है ना, उसमें मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि मतलब इस क्वार्टर में तो इनका एक्सपोर्ट से 27% रेवेन्यू आया है, पर गोइंग फॉरवर्ड इनका ये टारगेट है कि उसको इंक्रीज करके 40% तक ले जाएं। और इनके एक्सपोर्ट के रिवेन्यू में इनके ज्यादा एबिटा पर टन होता है, तो इनका एबिटा पर टन उस वजह से इंप्रूव होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की। तो देखो अभी इनके पास 43,000 टन के आसपास की कैपेसिटी है, जो इनकी 73% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और क्योंकि इनकी कैपेसिटी 73% यूटिलाइजेशन पे चल रही है और इनकी पीक कैपेसिटी 80 से 85% के अराउंड ही होती है, तो ये कंपनी और कैपेसिटी लगा रही है, मतलब अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है ताकि ये और अच्छे पेस पे ग्रो कर पाए। और बेसिकली इस कंपनी का ये टारगेट है कि FY27 के एंड तक ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके 59,000 के अराउंड ले जाए। और अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा, मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। और बेसिकली इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की एक और कैपेसिटी लगाई है, जिसमें ये क्या होगा, जो इनका कॉपर का स्क्रैप बनेगा ना, यानी कि जो कॉपर का वेस्ट रह जाएगा उसको रिसाइकल करेंगे। और बेसिकली और कैपेसिटी लगाने के लिए लैंड भी देख रहे हैं। मतलब इसकी डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बस तुम ये समझो कि इस साल के एंड तक इस कंपनी के पास 59,000 मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी आ जाएगी। और करंटली इनके पास 43,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसको ये इंक्रीज कर रहे हैं। और बेसिकली मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जब इस साल के एंड में हमारे पास इंक्रीज कैपेसिटी आ जाएगी ना, जब वो कैपेसिटी 85% यूटिलाइजेशन के आसपास टच कर जाएगी, तो हम गोइंग फॉरवर्ड FY28 में और कैपेसिटी ऐड कर देंगे। मतलब क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत अच्छी है, T&D सेक्टर में तो 3 से 5 साल के टेलविंड है। तो जब इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और जो ये अपग्रेड कर रहे हैं वो कैपेसिटी 85% यूटिलाइजेशन को टच कर देगी, तो गोइंग फॉरवर्ड FY28 में और कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। और मतलब इस केपेक्स में इनका 150 से 160 करोड़ का खर्चा लग रहा है। और बेसिकली जो इन्होंने IPO से पैसे उठाए थे ना, उस पैसों से ये केपेक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जो सारा केपेक्स में खर्चा लग रहा है वो जो इन्होंने IPO से पैसे उठाए हैं उससे हो रहा है। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि इस कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में अपने बिजनेस की फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च की वैल्यू करते हो और इससे तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनकी कॉन कॉल पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपनी ने हिटाची एनर्जी के साथ 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है इस क्वार्टर में। और तुम्हें पता है कि हिटाची एनर्जी कितनी बड़ी कंपनी है, तो वहां से भी इनकी सेल्स आएगी अब गोइंग फॉरवर्ड। पर वो किस प्राइस पे की है ना, अभी वो सब डिसाइड नहीं हुआ, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इस कंपनी ने फ्यूचर में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इसकी वैल्यूएशन क्या बनती है। तो सबसे पहले तो इस कंपनी ने ये बोला है कि इस साल यानी कि FY27 में हम अपनी वॉल्यूम को मिनिमम 26% से तो ग्रो करेंगे ही करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और दूसरी चीज, ये कंपनी अपने एबिटा पर टन को 75,000 के आसपास मेंटेन करेगी फुल ईयर के लेवल पे। और ये इस पे डिपेंड करेगा कि इनका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, मतलब इनकी स्टैंडर्ड वायर कितनी बेचते हैं और स्पेशलाइज्ड वायर कितनी बेचते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड वायर में इनका एबिटा पर टन ज्यादा होता है। दूसरा, ये अपने एक्सपोर्ट के रिवेन्यू को कितना बढ़ा पाते हैं, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट के रिवेन्यू में भी एबिटा पर टन ज्यादा होता है। और INR कितना डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब जब भी INR वीक होता है इनका एबिटा पर टन इंक्रीज होता है। तो बेसिकली इन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पर मैनेजमेंट ने वैसे भी एक रेंज दे दी कि हम मिनिमम 75,000 रुपीज का एबिटा पर टन तो मेंटेन कर ही लेंगे। और इनका FY26 का एबिटा पर टन है 67,625 का, यानी कि इस साल FY27 में ये अपने एबिटा पर टन को 10% के आसपास इंक्रीज करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और बेसिकली जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी लाइव होती रहेगी ना, मतलब जो ये और केपेक्स लगा रहे हैं वो लाइव होगा, तो थोड़ी बहुत इनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो बेसिकली इनकी फाइनल गाइडेंस ये है कि ये अपनी वॉल्यूम को मिनिमम 26% से ग्रो करेंगे और अपने एबिटा पर टन को मिनिमम 10% से ग्रो करेंगे। तो यानी कि इस साल इस कंपनी का एबिटा 38 से 40% के आसपास ग्रो हो सकता है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी लाइव होगी तो थोड़ी बहुत इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। और दूसरा, ये जो डेट उठा रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, उससे थोड़ा बहुत इनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो मतलब इस साल ये अपने पैट को 35% के आसपास तो इजीली ग्रो
ग्रो कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पी रेशो निकालेंगे और फिर इसकी पेग रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो पी रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पी रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है। और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 7000 करोड़ का, और इस साल यानी कि FY27 में ये कंपनी इजीली 150 करोड़ के आसपास का पैट कर सकती है। तो इसकी पी रेशो हो गई 7000 डिवाइडेड बाय 150, यानी कि इस कंपनी की पी रेशो हो गई 46 के आसपास की, ठीक है। अब इसकी पेग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय इस साल पैट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पी रेशो है 46 की, और ये कंपनी अपने पैट को इजीली 35% के आसपास ग्रो कर सकती है। तो इसकी पेग रेशो हो गई 1.3 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम खुद से भी ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ, और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।